नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी राउंड अप में स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे तुअर दाल की, जहां पर सरकार के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ठंडा रिस्पांस मिला है। क्या है वजह और कैसी रहेगी आगे अवेलेबिलिटी और प्राइसेस, इन सब एस्पेक्ट्स पर करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे सोने की, जो कि लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, और क्या ये सोने में निवेश का सही मौका है या फिर और ठहरना है, इस पर भी करेंगे बातचीत। और साथ ही समझेंगे कच्चे तेल की चाल को, जो दायरे में फंसा हुआ है, कभी एक कदम आगे तो दो कदम पीछे की चाल कच्चा तेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज से कहां है ट्रेडिंग के मौके, इस पर भी हमारा रहेगा फोकस। हमारे साथ है जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, और साथ ही कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्सेस की, जहां पर सरकार के तुअर खरीद को ठंडा रिस्पांस मिला है, ऐसी जानकारी सोर्सेस के थ्रू मिल रही है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि क्योंकि जो भाव है वो बाजार के भाव से 3 से 4 रुपए प्रति किलो कम है सरकार का, इसीलिए किसान ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्या है वजह और किस तरीके के नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं, इन पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ बने हुए हैं ऑलरेडी विवेक अग्रवाल। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि इनफैक्ट लगातार सरकार की कोशिश तो यही रही है कि अवेलेबिलिटी को लेकर टेंशन ना रहे, इसीलिए ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है। लेकिन जो एमएसपी के नीचे के भाव की वजह से ही सिर्फ किसान नहीं आ रहे हैं, छोटे ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं, या कुछ और कारण है? कैसी दिख रही है फिलहाल ये सिचुएशन पूरी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, पहले हमको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। और तुअर की शॉर्टेज है, जिसके कारण भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लिया कि ऐप के द्वारा सरकार सरकार मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट खरीदी करेगी। अभी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और यहाँ पे इमीडिएटली कोई चीज को इम्पैक्ट आने पे थोड़ा टाइम लगता है। तुअर का बाजार काफी तेज है, और जैसे कि मैंने आपके चैनल पे 2-3 बार ये बात बोली है, और बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये बात बोली है कि हम लोग लगातार 2 साल से हमारी क्रॉप खराब हो रही है, और 15% के आसपास इस बार भी क्रॉप की कम होने की उम्मीद है, जिसके कारण बाजार बहुत तेज है। अब जो छोटा किसान है वो अभी उतना टैक्स सेवी नहीं हो पाया है, या फिर उतनी ज्यादा, मुझे क्या बोलना चाहिए, तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं है। बहुत निश्चित रूप से किसान चीजों को सीख रहे हैं और वो एडॉप्ट भी करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से सरकार ने घोषणा की थी, ये बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है, पिछले महीने की बात है। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकल रूप से क्रियान्वयन होने में टाइम लगेगा, और निश्चित रूप से सरकार को ये बेचेंगे। लेकिन जो छोटा किसान है, जिसे पैसे की तुरंत जरूरत है, वो अपने पुराना परंपरागत तरीके से ही अपने ट्रेडर्स को माल माल बेच रहा है। और जो बड़े किसान हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि बाजार और बढ़ेगा, और शायद वो इसीलिए वो मार्केट पे आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण तुअर की अवेलेबिलिटी अभी कम बनी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं दीपाली जी, कि जो भारत सरकार ने येलो पीस का इंपोर्ट खोला था, उसके कारण फिर भी प्राइसें काफी कंट्रोल पे है। जो पहले इंपोर्ट बैन था, तो एक प्रकार से दूसरे दाल की उपलब्धता ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख टन की अनुमान है कि ये इंपोर्ट होगा 31 मार्च तक। उसके कारण थोड़े प्राइस कंट्रोल में है। तो हम लोग निश्चित रूप से शॉर्टेज से गुजर रहे हैं, और ये जो भारत सरकार तुअर खरीदने की कोशिश कर रही है, उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को समझने में टाइम लगेगा, और देर सवेर सरकार ऊंचे भाव पे खरीद पाएगी। ओके अच्छा, एक चीज़ और बताइए। मैं अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग सिनेरियो पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन पहले की जो ये रिपोर्ट्स हैं कि आपने कहा कि किसान अभी माल बेचने आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस है कि भाव बेहतर मिलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि ऑलरेडी किसान जो हैं वो ट्रेडर्स को बेच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल रहे हैं, डिमांड ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो चुकी है। तो कुछ बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना माल फिलहाल ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है? नहीं, ये थोड़ा बताना मुश्किल है दीपाली जी, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी पे नहीं, 2 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ वाले किसान हैं, वो इमीडिएटली अपने जो परंपरागत तरीके से जो व्यापारियों को माल बेचने का सिलसिला इतने सालों से चला आ रहा है, उसी पे जा रहे हैं। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ा स्टॉक है, वो निश्चित रूप से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी है, और बाजार यहाँ से जो पिछला अनुमान है, उससे ज्यादा भी बाजार बाजार बढ़ सकता है, इसलिए वो होल्ड कर रहे हैं। तुअर दाल जो पिछले साल 66 रुपीस केजी के आसपास था, वो बॉम्बे मार्केट 93 के आसपास अफ्रीकन तुअर है। जो बर्मा तुअर है 103 रुपए किलो के आसपास। मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप मेट्रो के हिसाब से प्राइस को कंपेयर कर सकें, अकोला मंडी को छोड़ के। तो यहाँ पे बाजार बढ़े हुए हैं,
और किसानों को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट दिख रहा है, इसलिए छोटे किसान तो जरूर अपना माल बेच रहे हैं, बड़े किसानों ने माल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो दो चीजें आपसे और समझना चाहेंगे विवेक जी। पहला तो ये कि आपको लगता है कि सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा अपना प्रोक्योरमेंट का प्राइस, अगर वो चाहते हैं कि किसान उनके माल आकर उनको दें, पहली चीज। दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जनवरी फरवरी में जो इम्पोर्ट्स हैं बाकी रीजन से, वो शायद स्पेशली म्यांमार जैसे रीजन से आते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके के इम्पोर्ट्स फिलहाल तूर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तो डिमांड आना शुरू हो जाएगी? देखिए, बाजार वहां पे काफी फर्म हो गए हैं और बर्मा के किसानों को और बर्मा के ट्रेडरों को भारत के किसानों को और भारत की स्थिति से बहुत ज्यादा अवगत रहते हैं। वो डे टू डे बेसिस पे इंडियन मार्केट से कनेक्ट रहते हैं। जो बाजार $1200 था वो $1300 हो चुका है बर्मा तुअर का, जो $100 ऑलरेडी बढ़ चुका है। और बाजार लगातार फर्म हो रहे हैं क्योंकि उनको भारत की जमीनी हकीकत पता है कि यहाँ पे शॉर्टेज है। यहाँ से बाजार और मेरे ख्याल से 5 से 10% बढ़ सकता है, लेकिन अगर बाजार और ज्यादा बढ़ता है तो उससे उपलब्धता थोड़ी सी बाजार में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और वो दूसरे दालों में शिफ्ट होगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट पे एक आध दो महीना अभी थोड़ा सा आवक स्लो रहेगी और धीरे धीरे इसकी जब अराइवल बढ़ेगी तब हो सकता है बाजार एक बार थोड़ा सा डाइल्यूट हो, लेकिन मुझे इसकी संभावना फिर भी कम लग रही है क्योंकि मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड फर्म लग रहा है और डिमांड भी बनी हुई है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस बार तुअर के बाजार नीचे आएंगे। तो अगर 1 से 2 महीने का ही हम व्यू लेकर चलें, जब तक अराइवल्स नहीं बढ़ती हैं तब तक प्राइस इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, या पॉसिबिलिटी है इन स्तरों से भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की? मनीष दीपाली जी, यहाँ से थोड़ा और बढ़ सकते हैं बाजार क्योंकि डिमांड लगातार बनी हुई है और इंडियंस इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। ये तो फिर भी येलो पीस के इंपोर्ट के कारण थोड़ा सा एक सप्लाई साइड दिख रहा है, अदरवाइज ये बाजार काफी ज्यादा बढ़ चुके रहते। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से 2-5% और बढ़ सकते हैं। घटने की संभावना काफी कम है। अराइवल्स आने के बाद भी बाजार या तो टिके रहेंगे या बाजार बढ़ेंगे, घटने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, एक चीज और क्विकली विवेक जी, मोजाम्बिक क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम तुअर इंपोर्ट्स की बात करें, और हमने काफी कुछ डेवलपमेंट्स तुअर के इंपोर्ट्स पर होते हुए देखी हैं। हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं, लेकिन डिस्टरप्ट्स पल्सेस के इंपोर्ट को होने के रिपोर्ट्स हैं। इस वजह से भी हमने प्राइसेस ग्लोबली बढ़ते हुए देखे हैं। फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन है और किस तरीके का इंपोर्ट्स हम शिफ्ट होते हुए देखेंगे अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें? देखिए, मोजाम्बिक में पिछले पूरे साल में कुछ तकनीकी और कुछ दो बड़े व्यापारिक उद्योग की एक आपसी प्रॉब्लम के कारण, और उस पे बहुत कुछ टेक्निकल था जिस पे भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम लिए। वहां पे एम्बेसडर से बात की और उनको मोजाम्बिक में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि आप भारत के साथ कोऑपरेट कीजिए, और चीजें कुछ सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बावजूद अभी भी वहां पे कुछ माल है, और अगर वो आता है तो मुझे नहीं लगता जितनी बड़ी डिमांड है उससे कुछ फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से अगले साल मोजाम्बिक वाले इश्यूज मेरे ख्याल से नहीं आएंगे क्योंकि सरकार ने काफी स्ट्रांग उस पे इनिशिएटिव लिए हैं, वहां प्रॉब्लम सॉल्व की है और उनको समझाया है कि ये भारत की जरूरत है और इस समय आपको सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है जब ये प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति यहाँ आए थे गुजरात पे, तब शायद कुछ चीजें सुलह हुई हैं और चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। पर अभी वहां से काफी माल आ चुका है और अब बहुत बड़ी क्वांटिटी वहां पे नहीं है जिससे ऐसा हम कह सकें कि वहां से माल आ जाएगा और बाजार नीचे आ जाएगा। वहां पे भी अब मेरे ख्याल से 50-60 हजार टन से ज्यादा माल नहीं है, जो भारत की डिमांड के हिसाब से बहुत कम है। तो काफी कुछ हद तक चीजें सुलझ गई हैं, पर कुछ सुलझना और बाकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, चलिए, शुक्रिया विवेक जी अपने व्यूज देने के लिए और एग्जैक्टली समझाने के लिए किस तरीके की सिचुएशन ग्लोबली और डोमेस्टिकली देखने को मिल रही है, प्राइसेस के ट्रेंड, अवेलेबिलिटी कैसी रह सकती है। थैंक यू। हमारे साथ रवि द्योरा भी हैं, अनुज गुप्ता भी हैं। रवि, एक क्विक कमेंट आपसे रहेगा ऑन पल्सेस। हम कल भी बात कर रहे थे पल्सेस पर, ओवरऑल पल्सेस के अवेलेबिलिटी पर और प्राइसिंग पर, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि फिलहाल 1 से 2 महीने में तो प्राइसेस हल्के नहीं होंगे। उसके बाद डिपेंड करेगा किस तरीके के इंपोर्ट, सरकार की पॉलिसीज या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन टर्नआउट होते हुए दिखाई देगा। लेकिन सो फार आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल पल्सेस की प्राइसिंग को?
पल्सेस में वैसे देखे तो इस टाइम स्विंग कम था, तब से मार्केट थोड़ा हद तक डिस्काउंट कर लिया था कि प्राइसेस में फर्मनेस रहेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किए, क्योंकि एक इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करके यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ा है और प्राइसेस में काफी स्टेबिलिटी फिर भी गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं। इलेक्शन का ईयर है तो पल्सेस में मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से अगर गिरेगे नहीं तुअर के प्राइस तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। पर्टिकुलर गवर्नमेंट के काफी प्रयास रहे हैं कि प्राइसेस को टैप रखे, क्योंकि इतने ज्यादा प्राइसेस सिर्फ तुअर के बढ़े। बाकी मीन्स इन बिटवीन चना में, मूंग में, अड़द में, सब में प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आया था, बट गवर्नमेंट के कंट्रोल मेजर से साथ में गवर्नमेंट के काफी मीन्स के पॉलिसी मेजर्स भी है कि जिस हिसाब से प्राइसेस को एक लेवल से ऊपर जाने का मुझे लग रहा है कि चांसेस कम है। और इलेक्शन नजदीक है, अभी 3 महीने इलेक्शन को बचे, तो मुझे नहीं लग रहा कि पल्सेस में यहाँ पे कोई बड़ा उछाल ये लेवल के प्राइसेस से आप भले सप्लाई या फार्मर की ओर से मंडियों में माल कम आए, बट मुझे लग रहा है कि अगर मंडी के रेट की बात करें तो यहाँ से 103 104 रुपए उससे ज्यादा नहीं दिख रहे, और रिटेल में प्राइसेस 200 के ऊपर स्टेबल नहीं हो गए। गवर्नमेंट के इमीडिएट मेजर्स है वो शायद आगे जाके प्राइसेस को ये लेवल पे स्टेबल कर सकते हैं। अभी और थोड़ी गुंजाइश प्राइसेस वाइज देखे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मूंग में है, मूंग में थोड़ा सप्लाई का ऑलरेडी दिक्कत था लास्ट ईयर, और इस साल पे देखे तो इतना ज्यादा सोइंग में इंटरेस्ट है नहीं, तो आई थिंक मूंग में प्राइसेस यहाँ पे फॉर्म रह सकते हैं। आई थिंक ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि मूंग में 90 तक मीन्स के 9,000 तक के प्राइसेस भी उम्मीद करनी चाहिए। चना ब्रॉडरली रेंज ऐसा लग रहा है कि 5,800 से 6,000 तक की रेंज रहेगी, 6,000 के बियॉन्ड प्राइसेस नहीं दिख रहे। तो अगर फार्मर के पास ये साल में अराइवल्स आते हैं और ये लेवल पे अगर प्राइसेस यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार फार्मर्स को फिजिकल मार्केट, क्योंकि इसमें वायदा अवेलेबल नहीं है, तो एक बार फिजिकल मार्केट में लिक्विडेट करते रहना चाहिए। बहुत बड़े उछाल की एक्सपेक्टेशन ये साल एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये तो बात है पल्सेस की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। रवि देवरा, अनुज गुप्ता बने हुए हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, राय लेंगे सोने चांदी बेस मेटल्स पर, साथ ही साथ कच्चे तेल पर भी समझेंगे आउटलुक, और एग्री कमोडिटीज में और कहाँ है ट्रेडिंग के मौके, इस पर भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर डॉलर इंडेक्स तो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में फर्म है और थोड़े प्रिसाइज क्यूज मार्केट वेट कर रहा है कि फेड रिजर्व ऑफिशियल्स की तरफ से किस तरीके के रिमार्क्स आते हैं, स्पेशली रेट कट को लेकर। मार्च नहीं तो क्या आगे जाते हुए रेट कट होंगे या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। क्या राय है आपकी अनुज इन लेवल से गोल्ड पर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कहीं ना कहीं एफओएमसी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद मई से वो इंटरेस्ट रेट कट करते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अभी 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी रेंज बाउंड सा मार्केट है। कोई क्लियरिटी अभी इस फ्रंट पे नहीं है, और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिकली गोल्ड के अंदर भी एक रेंज बाउंड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $2,010 से लेकर $2,050 के बीच गोल्ड मूव करता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स में 62,000 से लेकर 62,800 के बीच प्राइस मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो काफी दिनों से ये टाइट रेंज बनी हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं अगर कुछ क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो आज एफओएमसी मेंबर्स की कुछ स्पीचेस हैं, अगर उनकी स्पीच से कुछ क्लूज मिलते हैं तो हम एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता हुआ देखते हैं। बट इंट्राडे के लिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट्स है, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में लेनी चाहिए। गोल्ड में करीबन 62,350 के आसपास खरीदारी करें, 62,225 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 62,520 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $2,040 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यूएस डेटा है, और साथ में एफओएमसी की स्टेटमेंट रहेगी कि उनका इंटरेस्ट रेट कट करने के पीछे कब तक वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, उसके बाद हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। ओके, तो ये राय रही आपके लिए गोल्ड पर। स्ट्रैटेजीज आपके सामने हैं। 62,520 के लेवल्स के लिए खरीदारी की पोजीशंस ऑन डिप्स इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर अगेन ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर नीचे हमने ट्रेड होते हुए देखे हैं। कोई खास एक्शन रहा नहीं है। काफ़ी न्यूज़ स्पेसिफिक मोमेंटम हमने ऑयल में देखा है। फिलहाल की बात करें तो गिरावट के बाद वापस से थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है, और $78 के ऊपर आकर अब ब्रेंट कारोबार कर रहा है। जो यूएस के आउटपुट के ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, वो नंबर्स आने के बाद ये रिएक्शन हमने आते हुए देखा है। क्या राय है रवि आपकी कच्चे तेल पर? फिलहाल तो रेंज में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, बट कोई ट्रेड समझ में आ रहा है या फिर छोड़ दें?
मेरे हिसाब से ट्रेड वहां पे ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन होगा। पर्टिकुलर वैसे देखे तो प्राइसेस ने 6000 के सपोर्ट को इंडिया में एंड ब्रेंट में भी देखे तो वहां पे 77 के सपोर्ट को उन्होंने रिस्पेक्ट किया है और प्राइसेस में अच्छी रिकवरी मोमेंट क्यों नहीं कमोडिटीज में उसमें पर्टिकुलर रीजन चाइना है। चाइना का हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिख रहे। एडिशनली डिमांड को लेके कंसर्न है, सामने सप्लाई को लेके भी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो दोनों साइड के न्यूज है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, बट यस फ्यूचर में कॉल लेना थोड़ा रिस्की है। तो इस हिसाब से 6100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फरवरी का बाय करें आप। 120 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, इसको बाय करें। स्टॉप लॉस लगे अराउंड 72 का एंड अपर साइड लग रहा है कि 200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और फ्यूचर की बात करें तो वहां पे आप 6080 6070 के बिटवीन बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6020। अपर साइड लग रहा है कि जो टारगेट है वो 6200 का आ सकता है, तो एक लिमिटेड अपसाइड के लिए आप वहां पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की और यहाँ पर समझ लेते हैं ट्रेड को। हालांकि बेस मेटल्स भी अगेन रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन तेजी मंदी का है नहीं। इनफैक्ट आज थोड़ा सा दबाव आपको बल्कि जिंक और एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। कॉपर फ्लैट है और लेड भी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। अनुज क्या रहा है बेस मेटल्स पर और कोई ट्रेड यहाँ पर? मेटल में हम एक गिरावट आती हुई देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बेस मेटल थोड़े दबाव में रह सकते हैं। हालांकि रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कॉपर हमें लगता है करीबन 719 720 के आसपास आए तो बिकवाली का ट्रेड ले। 722.80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 714 रुपए तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 217.80 में बिकवाली का ट्रेड लें, 219 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 214.80 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज के कैंडिडेट हो सकते हैं। हम देख रहे हैं हायर लेवल पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बेस मेटल्स में रहेगी। ओके, रवि आप कोई ट्रेड लेंगे बेस मेटल से? बेस मेटल में वैसे जिंक में मेरे हिसाब से चाइना के रियल एस्टेट मार्केट का कोरिलेशन काफी स्ट्रांग है और इस हिसाब से वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो गिरावट है वो आगे जारी रह सकते हैं और कंटिन्यूड प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर बना है। 218 217 80 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे बेचे 220 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड 212 80 से 213 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि लग रहा है कि वॉलेटिलिटी में चाइना का कम कोरिलेशन एल्यूमिनियम प्राइसेस के लिए और वहां पे सप्लाई की दिक्कत है। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो 200 के करीब एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट कॉल ले बाय करे 198 के स्टॉप लॉस के साथ और 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे 206 से 208 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो वैसे मिक्स ट्रेड है, तो आई थिंक स्ट्रेटेजी भी मिक्स होनी चाहिए, बट एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। वही जिंक में यहाँ से प्रेशर बना रहेगा। ओके, चलिए तो ये आउटलुक रहा आपके लिए बेस मेटल्स पर और साथ ही बाकी स्ट्रैटेजीज भी हमारे दोनों मेहमानों ने आपके साथ शेयर की हैं। थैंक यू रवि और अनुज आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे खास समिट की। दरअसल 5 शहर 50 से ज्यादा शानदार वक्ता CNBC TV 18 द ग्रोथ समिट का मंच मेगा इवेंट के लिए तैयार है, जिसमें उद्योग जगत के जाने माने और दूरदर्शी नीति निर्माताओं के साथ होगा विचारों का आदान प्रदान, जिसमें देश के लिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साधने में समावेश, स्थिरता और निवेश के साथ साथ भारत के विकास गाथा के अगले पन्ने पलटे जाएंगे। तो जरूर देखिए CNBC TV 18 पर द ग्रोथ समिट विजन फॉर अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 8 फरवरी मुंबई से शाम 5:15 पर। साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए वादा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।